टाटा पावर डेफिनेटली आज लाइमलाइट में रहेगा। हालांकि जिस प्राइस पर ये डील हुई है, वेल्सपन एनर्जी की जो सब्सिडरी कंपनी ने खरीदी है, वो किस प्राइस पर हो ये अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 6,000 से 7,000 करोड़ में ये सौदा हो सकता है। इंपॉर्टेंट खबर टाटा पावर के लिए। और एक खबर टाटा पावर पर यह भी है कि कंपनी की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से कल स्टेटमेंट्स आए हैं इस तरीके के कि हाल ही में जो कोल प्राइसेस बढ़ाए गए हैं कोल इंडिया की ओर से, उसके बाद जो पावर टैरिफ्स हैं वहां पर 8 से 10% का इंक्रीज देखा जा सकता है। और स्टॉक हमने देखा है कंसिस्टेंटली बीते कई सत्रों से परफॉर्म कर भी रहा है। तो एक टेक्निकल कमेंट भी ले लेते हैं। जय, न्यूज फ्लो पॉजिटिव है। ऐसे में जो जर्नी स्टॉक की शुरू हुई 56 लेवल से 2-3 महीने पहले, वो अब ऑलमोस्ट 74-75 के लेवल्स तक आ चुकी है। यहां अगर किसी ने पोजीशंस होल्ड की हुई है तो उनके लिए आपके नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे, और फ्रेश ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आपको कैसा लग रहा है टाटा पावर? वेल दीपाली, मैं ये कहना चाहूँगा, खास करके जहाँ तक टाटा पावर की बात है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है ये स्टॉक ने। वीकली चार्ट्स पर भी एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुई थी, उसमें से ब्रेकआउट देखने मिला, उसके ऊपर क्लोज भी देखने मिला। इंडिकेटर्स काफ़ी बुलिश है और कंटिन्यूसली एक हायर टॉप और हायर बॉटम पैटर्न देखने मिल रहा है चार्ट्स पर। आई थिंक जहाँ तक 72 के लेवल्स ऑन लोअर साइड ब्रेक नहीं होते दीपाली, जिसकी भी पोजीशन टाटा पावर में हो, होल्ड कर सकते हैं। मिनिमम टारगेट ऑन दी अपसाइड जो बनकर आ रहा है शॉर्ट टर्म में, दैट कम्स टू अराउंड 84। किसी फ्रेश पोजीशन भी बनानी हो दीपाली तो आई थिंक 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। ऑन दी अपसाइड 84 का टारगेट रहेगा। 72 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे एक बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इस बीच अगर आप देखें फोर्टिस हेल्थ केयर के लिए बड़ी नेगेटिव खबर है आज, और इनकी सब्सिडरी पर लगभग 503 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। शर्तों के उल्लंघन को लेकर अगर आप देखें जुर्माना लगाया गया है, और 1982 में की गई थी कंपनी की जो ज़मीन अलॉट है, ये भी एक खबर है। लेकिन देखिए, आई थिंक हेडलाइन में जो हमने बात पढ़ी थी कि एग्जैक्टली जो गरीब तबका होता है, छोटा डाउन टू अर्थ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, आपको अपनी कंपनी के जरिए, अपने अगर आप देखें हेल्थ केयर कारोबार के जरिए उनको भी एड्रेस करना पड़ता है, उनको भी सेवाएं मुहैया करानी पड़ती है। फोर्टिस हेल्थ केयर के साथ ये इशू रहा है, हिस्टोरिकली भी रहा है कि इस सब्जेक्ट को लेकर तनातनी होती रही है, और एलिगेशन इसके ऊपर पहले भी लगे हैं इस बात के। खैर, इस दौर का ये परफॉर्मिंग स्टॉक है, 168 पर अगर आप देखें कारोबार कर रहा है। मैं एक टेक्निकल नज़रिया ले लेता हूँ इस पर। 185 का एक मूव लगाने के बाद ऑलमोस्ट देखी जाए ये स्टॉक नीचे आया, लेकिन आप ये भी देखिए कि 150-155 के आसपास एक बेस क्रिएट कर रहा था। आज एक बुरी खबर है। आप कैसे अप्रोच करेंगे अगर आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो? वेल वीरेंद्र, मैं ये कहना चाहूँगा कि टाटा पावर, फोर्टिस हेल्थ केयर काफ़ी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऑन दी अपसाइड 185, 187 जैसे आपने बताया कि ऑन दी अपसाइड एक 185 का एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, तो वो जब तक क्लियर नहीं होता आई थिंक उसमें मोमेंटम अपसाइड आना बहुत ही डिफिकल्ट है। ऑन द फ्लिप साइड लोअर साइड पे एक अच्छा सपोर्ट भी है 155, 150 के आसपास। तो ये बड़ा रेंज है, एक 150 से लेके 185, 87 तक का फोर्टिस हेल्थ केयर में। आई थिंक जहाँ तक ब्रेकआउट नहीं आता, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर्स जो मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं वीरेंद्र, उन्हें बाई पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें करनी है तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड मैच करेगा 150 के आसपास या तो 187 के ऊपर, जहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिलता है। जो होल्ड कर रहे हैं काफ़ी समय से, आई थिंक जनरली एक अप ट्रेंड के बाद वीरेंद्र जो एक कंसोलिडेशन देखने मिलता है, जनरली एक अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड ही देखने मिलता है। सो आई थिंक पैनिक होकर एग्जिट होना सही स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी जब तक 150 के नीचे हमें डिसिसिवली ट्रेड होते हुए नहीं नजर आता। फोर्टिस जो होल्ड कर रहे हैं बने रह सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस 150 या तो 187 के ऊपर ही बनाई जा सकती है। जी चलिए, इसके अलावा पूरे ही एमटेक ग्रुप पर भी आपको नजर रखनी है आज के सत्र में। शायद जो रुझान है वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि खबर यह है कि एमटेक की जर्मन यूनिट है टेकफो, उसमें कंपनी स्टेक बेचने के बारे में प्लान कर रही है, और $700 मिलियन तक कंपनी फेच कर सकती है इस प्रोसेस के जरिए। कंपनी की योजना है, हालांकि हाई डेट कंसर्न्स हैं, सभी जानते हैं, जिसके बाद एक काफी हैमरिंग इस पूरे ग्रुप के शेयरों की हुई है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जो फंड्स कंपनी को मिलेंगे इस डील के बाद, उससे कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेगी। और ऐसी प्लानिंग है एमटेक ग्रुप की कि अगले 12 महीने में $1 बिलियन तक का जो डेट है वो रिड्यूस करे। तो नजर रखें आप पूरे ही एमटेक ग्रुप पर आज के सेशन में। हो सकता है इस खबर की वजह से जो ट्रैक्शन है वो पॉजिटिव रहे। लेकिन जय, आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि फंडामेंटली तो अभी भी कंफर्ट नहीं है इन स्टॉक्स के साथ, लेकिन इस खबर के मद्देनजर अगर कोई स्विंग आज मिलता है तो क्या बेट करना चाहिए एमटेक ऑटो या फिर एमटेक ग्रुप के किसी भी शेयर में, जेएमपी ऑटो हुआ या फिर कुछ और स्टॉक्स? सी ओवरऑल दीपाली, जहाँ तक एमटेक का बात है, हमें इतना रिवर्सल ये स्टॉक में देखने नहीं मिला है। खास कर जब ये स्टॉक में एक शार्प डिक्लाइन देखने मिली थी, वहाँ पर हमें एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हमने रेकमेंड किया था। ये स्टॉक करीबन 30 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो अचीव भी होते हुए नजर आया। वहाँ से एक शार्प रिकवरी देखने मिली
वो उसके बाद ये स्टॉक अभी काफ़ी साइडवेज हो चुका है। आई थिंक ऑन द अपसाइड दीपाली इसकी एक जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है दैट कम्स अराउंड 44। जब तक 44 के लेवल्स ब्रेक नहीं करते ऑन द अपसाइड आई थिंक अभी भी ये स्टॉक एक दायरे में ट्रेड कर सकता है। ऑन द लोअर साइड इसका एक बहुत ही अहम सपोर्ट है करीबन 29-30 के आसपास ही, तो विद इन अ रेंज ऑफ 29 to 44 ये ट्रेड कर सकता है। तो जो रेंज बाउंड स्ट्रेटजी ट्रेड करते हैं दीपाली रेंज के लोअर एंड पर बाई कर हायर एंड पर बेचना, उनके लिए ये सही रहेगा। 31 के नीचे 30 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर 44 को टारगेट कर सकते हैं विच इज ऑलमोस्ट लाइक 25-30% रिटर्न्स। बट जो एक पोजिशनल ट्रेडर है जिसे एक अच्छी अपसाइड देखनी है, उनके लिए मैं यही सलाह रहेगी मेरी कि 44 के ऊपर ही बाय करें, तभी ये स्टॉक एक ट्रेंड में आएगा और फिर से एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। जी, लेकिन चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो लगातार बजिंग है, जहां पर लगातार हम खरीदारी देख रहे हैं। बीते हफ्ते का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहे लॉजिस्टिक्स, इस हफ्ते भी परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इस हफ्ते होने वाली बैठक स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। कब बैठक है, क्या आउटकम्स निकल कर आ सकते हैं बैठक में और इसके मायने लॉजिस्टिक्स के लिए क्या होंगे, ये समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, पहले तो जो बैठक इस हफ्ते होने वाली है उसकी बारीकियां समझना जरूरी है। बैठक में एग्जैक्टली मुद्दा क्या रहेगा और राज्यसभा में अब किस तरीके से समीकरण बदले हैं जीएसटी बिल को पास होने को लेकर? धन्यवाद दीपाली। देखिए, जो बैठक है उस बैठक का मुख्य एजेंडा तो कमोबेश सही है कि फ्लोर मैनेजमेंट की कोशिश होगी, क्योंकि राज्यसभा के जो नतीजे आए हैं, जो जिस तरह से 57 सीटों के लिए वोटिंग हुई, उसके बाद हमने 57 में से देखा कि 30 ऐसे सांसद जो निर्विरोध चुन के आए, जबकि 27 जो है सांसद जो है चुनाव के जरिए जीत के आए हैं। इस चुनाव में जो है क्षेत्रीय पार्टियां एक बार फिर से मजबूती के साथ राज्यसभा में पहुंची है। हालांकि फायदा बीजेपी को भी अच्छा खासा हुआ है, लेकिन ओवरऑल आप जो टैली देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं एनडीए और यूपीए के सीट स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। एनडीए के साथ पॉजिटिव ये हुआ है कि उनके सांसदों की संख्या बढ़ के अब 74 हो गई है, करीब 5 सीटों का उनका फायदा हुआ है। यूपीए को देखेंगे तो उनके सीटों की संख्या घट गई है, 71 के आसपास आ गई है, उनके करीब 3 से 4 सीटों का उनको नुकसान हुआ है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की जो है अब भूमिका कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि उसके 89 सांसद जो है अब राज्यसभा में हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि जो बैठक हो रही है उसके जरिए कहीं ना कहीं एक फ्लोर मैनेजमेंट की कोशिश होगी और राज्य के वित्त मंत्रियों को यह समझाने की कोशिश होगी कि अब आप इसके पक्ष में आइए, क्योंकि माहौल कहीं ना कहीं इसके पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। अब जो राज्यसभा के जो नतीजे हैं उसके बाद ये स्थिति तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक साफ होती हुई दिखी है कि एनडीए अब कहीं ना कहीं थोड़ी और मजबूत होती हुई दिखी है और कांग्रेस का विरोध हो सकता है कि राज्यसभा में आने वाले दिनों में थोड़ा कम होता हुआ दिखे जीएसटी के मुद्दे पे। जी, तो मनीष, डेफिनेटली हाल ही के जो भी रिजल्ट्स आए हैं, चाहे वो स्टेट जो हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसके बाद डेफिनेटली जो तस्वीर है बीजेपी की, या फिर कहें जो बीजेपी की ताकत है राज्यसभा में, वो जरूर बढ़ी है। और इस ताकत के बढ़ने के बाद जो सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं वो जीएसटी बिल पर टिकी हुई हैं। तो जीएसटी बिल को लेकर समीकरण अभी कैसे नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से दीपाली, देखिए सुनने में तो अच्छा लगता है कि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा गेन किया है इसमें, या उनके सहयोगी पार्टियों ने भी गेन किया, लेकिन ओवरऑल एनडीए की स्थिति देखेंगे अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बदली है। केवल 5 सीटों का उनको फायदा हुआ, 74 सांसद ही हैं। अब जीएसटी को पास करवाने के लिए उनको कम से कम 162 सांसदों के बहुमत की सपोर्ट की जरूरत होगी, यानी कि चूंकि एक संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत से ही इस बिल को पास करवाया जा सकता है। और अभी भी जो है जीएसटी पास कराने के लिए जो उनको बहुमत चाहिए उससे बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन अगर कुछ आंकड़ों को आप जोड़ेंगे तो ये लगता है कि नहीं, फिर इस बात की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है कि जीएसटी आसानी से पास हो जाएगा। सबसे पहले उन पार्टियों की बात करते हैं जो जीएसटी के पक्ष में है। देखिए, एनडीए के पास 74 सीट है। समाजवादी पार्टी ने पहले कहा है कि हाँ वो सपोर्ट करेंगे। टीएमसी ने लगातार चुनाव के बाद से ये कह रही है कि सपोर्ट करेंगे, जिसके 21 सांसद, जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टी जिसकी सबसे ज्यादा सांसद राज्यसभा वो टीएमसी है, उसके 21 सांसद वो उसके पक्ष में। पिछले दिनों हमने देखा था कि नीतीश कुमार जो जदयू के अध्यक्ष भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये कहा था कि वो जीएसटी के पक्ष में है। उनके वोट को जोड़ दिए। एआईडीएमके भी कहीं ना कहीं इसके पक्ष में है और बीजू जनता दल जो है वो उसके पक्ष में है। तो ये कुछ ऐसे सांसद है जो इसके जीएसटी के पक्ष में, इनका जो कुल गणित निकल के आता है 145 आता है। 2 ऐसी पार्टियां जो इसके सीधे तौर पे विरोध कर रही है, जो इसके विपक्ष में, उसमें कांग्रेस है जिसको यूपीओ कह सकते हैं, जिसके 71 सांसद है, और सीपीएम जिसके जो इसके विरोध में उसके करीब 62 सांसद है, यानी कि इनकी संख्या होती है 83। अब बात करते हैं 2 और ऐसी पार्टियों की जो अभी तक इस मामले में अपना रुख बहुत साफ नहीं किया। इसमें है बसपा यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी जिसके 8 सांसद हैं और डीएमके जिसके 5 सांसद है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय सांसद भी है और कुछ निर्वाचित सांसद भी है। अगर इन सबकी संख्या को जोड़ दे तब इस बात की गुंजाइश बहुत हद तक बन जाती है कि जीएसटी बिल बहुत आसानी से पास हो जाएगा। फिर कांग्रेस के विरोध का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है क्षेत्रीय पार्टियों को मनाना होगा और मुझे लगता है कि जो बैठकें हो रही है लगातार वो इसी दिशा में आगे बढ़ने की कदम है। जी हाँ, साथ ही अगर आप देखें, इनफैक्ट एक बात आपने शायद यहाँ पे बात नहीं की मनीष, वो ये है कि
माइट भी ये भी पॉसिबल है कि बीजेपी एनडीए शायद कांग्रेस की उस मांग पर भी ध्यान दे जो उन्होंने करी है। थोड़ा सा अगर आप देखें समझ में बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस खबर का सार यही है कि इन नंबर्स के साथ अब जीएसटी बिल की पॉसिबिलिटी अगर आप देखें बिल्कुल बन रही है। टीएस हरियर हमारे साथ हैं बात करने के लिए इस वक्त। टीएस हरियर मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हरी, पहले तो मैं बात करूंगा आज की कुछ बड़ी डील्स पर, एम&ए एक्टिविटीज़ पर, टाटा पावर, उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज, आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने इंडेक्स पे सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला था फ्रॉम द फार्मा स्पेस, ये और ल्यूपिन। अपने यूएस कारोबार को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर आप देखें जो जनरिक कारोबार उन्होंने खरीदा है, इसके बाद आपकी राय क्या? आई मीन, क्या ये रेस्ट्रिक्ट करेगी डाउनसाइड को? देखिए वीरेंद्र, ये स्टॉक वैसे भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। आई थिंक 3200 से लगभग 2100 तक ये स्टॉक आ चुका है। तो मैं मानता हूँ कि जो इसके शॉर्ट टाइम कंसर्न्स है, जैसे यूएस एफडीए के कंसर्न्स, इनके मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के कंसर्न्स, मेरे ख्याल से ये लगभग फैक्टर हो चुके हैं। पर जहाँ तक फार्मा का सवाल है, आई थिंक एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, और वो शिफ्ट ये है कि यूएस जो एक लो हैंगिंग फ्रूट था, मेरे ख्याल से अब वो लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है। और जब यूएस लो हैंगिंग फ्रूट नहीं रहेगा तो जो भी वैल्यूएशन है जो फार्मा कंपनीज को मिल रही थी, मेरे ख्याल से देयर विल बी अ कंप्रेशन इन वैल्यूएशन। सो जो फार्मा कंपनीज को लेटर से 29-30 टाइम्स वैल्यूएशन मिल रहा था, अब शायद 22-23 टाइम वैल्यूएशन मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इवन फ्रॉम दीज लेवल्स मैं फार्मा पे ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं। मैं मानता हूं कि यू शुड अलाउ द एंटायर फार्मा स्पेस टू फाइंड अ न्यू लेवल, और उसके बाद शायद हम एक इन्वेस्टमेंट कॉल ले सकते हैं। बट फिलहाल तो आई थिंक मैं फार्मा से शायद दूर ही रहूंगा। जी जय, लॉजिस्टिक्स बीते 2 हफ्ते में काफी चल चुके हैं, क्या इस हफ्ते भी दाव लगाने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इन स्टॉक्स पर, और अगर हाँ तो आपके चुनिंदा पिक्स कौन सी रहेंगी? बिल्कुल सही, दीपाली, एक बहुत ही अच्छा मूव देखने मिला है सारे लॉजिस्टिक्स काउंटर्स में। खास कर मेरा जो फेवरेट रहा है, काफ़ी समय से मैं रेकमेंड करता है, वो है गति, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा करेक्शन या तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला था दीपाली, और उसके एंटायर राइज के एग्जैक्टली 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल से हमें इसमें एक फिर से रिवर्सल देखने मिला है। जो हिसाब से हाई टॉप और हाई बॉटम फॉर्म हो रहा है ये चार्ट्स पर, मेरा ये मानना है दीपाली कि 135 तक के लेवल्स बहुत ही अभी अहम सपोर्ट बन चुके हैं गति में। आई थिंक ऑन दी अपसाइड मिनिमम टारगेट जो बनेगा शॉर्ट टर्म में, दैट कम्स टू अराउंड 187। अगर 187 निकलता है दीपाली, तो वीकली चार्ट्स पर भी एक लोअर टॉप लो बॉटम जो फॉर्म हो रहा था उसमें से ब्रेकआउट देखने मिलेगा, जिसके ऊपर हमें नेक्स्ट हाई देखने मिलेगा वो 227 का। सो इनिशियल टारगेट्स विल बी 187 ऑन गति, अबाउ दैट 227, 135 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक विद दैट एज अ स्टॉप लॉस यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है ऑन मीडियम टर्म पोजिशनल बेसिस एज वेल। तो इंट्राडे और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से गति पर बेट किया जा सकता है। जय के जो पोजीशन पर्सपेक्टिव से टारगेट है वो 187 के हैं, 135 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।